हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिनकाइट्रियम के बारे में। ये फंगस के अंदर आता है सिनकाइट्रियम। तो इसकी अकरेंस क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर एंड इसके बाद इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है, यानी कि इसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या होगी, तो सिस्टमेटिक पोजीशन में सबसे पहले किंगडम होगा इसका, देन डिवीजन या फिर फाइलम होगा, क्लास होगी, क्लास के बाद इसका ऑर्डर होगा एंड देन फैमिली होगी एंड फाइनली यहाँ पे जीनस होगी और इसकी कई सारी स्पीसीज होती हैं। तो यहाँ पे किंगडम इसका फंजाई माइकोटा या फिर इसको कवक बोल सकते हैं, डिवीजन इसकी यूमाइकोटिना होती है, फाइकोमाइसिटीज इसकी क्लास होती है, काइट्रीडियल्स इसका ऑर्डर होता है, क्योंकि ये जो वर्ड है गिल्स ये किसके लिए आता है, ऑर्डर के लिए आता है, और ये जो वर्ड है एसी ये आता है फैमिली के लिए। तो काइट्रिडेसीज की फैमिली होती है एंड सिनकाइट्रिएसी ये इसका जीनस होता है एंड इसकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज भी होती है। तो ये जो रेड कलर का नजर आ रहा है यही क्या है, सिनकाइटेरियम है। सबसे पहले इसका हम डिस्कस करेंगे सिस्टमेटिक पोजीशन के बाद इसकी अकरेंस क्या होगी। तो अकरेंस की अगर हम बात करें, जो सिनकाइटेरियम एंडोबायोटिकम ये क्या है, इसकी एक स्पीसीज है, ये एक जीनस है। तो ये जो सिनकाइटेरियम एंडोबायोटिकम है, अथवा इसको एक इसका सिनोनिम नेम है काइसोफाइटिस एंडोकोटिकम। तो ये एक क्या है कि ये एक परजीवी होता है, यानी कि एक पैरासिटिक फंगस होती है जो कि आलू पर ब्लैक वर्ट बीमारी, ठीक है, ब्लैक वर्ट डिजीज ऑफ पोटैटो कोज करती है। ये पोटैटो है, इसके ऊपर ये जो है ये एक्स्ट्रा ग्रोथ होके ये जो ग्रोथ हुई है ये क्या है, ये एक तरह से ये क्या है, ये एक पैरासिटिक फंगस है, यानी कि ये सिनकाइटेरियम एंडोबायोटिकम है। और ये जो है ये डिजीज जो है या फिर ये कवक जो है ये सबसे ज्यादा यूरोप में पाई जाती है। तो ये इसका क्या हो गया, अक्रेंस हो गया। इसके अलावा अगर हम इस स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो ये स्टेम हो गई, रूट्स हो गई यानी कि पोटैटो की, एंड ये यहाँ पे छोटे छोटे वार्ट्स बन गए हैं, ठीक है, जो ये कोज करता है। तो ये पोटैटो की ट्यूबर हो गई, ये वार्ट कोज हो गया यहाँ पे। इसको और ज्यादा डिटेल में देखें तो ये जो होस्ट सेल है वो ऐसे रोज लाइक यानी रोजेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। इसकी रचना क्या होगी, ये इसका एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है, ऐसी टाइप की इसके अंदर ये दिखता है। इस कवक या फंजाई में कवक जाल यानी माइसीलियम अनुपस्थित होता है, माइसीलियम यहाँ पे एब्सेंट होगा। इसका जो प्लांट बॉडी होती है वो एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर होता है, और जो पोषिता यानी होस्ट की बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस पर मिलती है। लाइक ये पोटैटो है, इसकी जो एपिडर्मिस है, इसकी जो बाहर की लेयर है उसके ऊपर ये जो है ऐसे बनाता है, ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये होस्ट के एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे कोई माइसीलियम नहीं होता है, प्लांट बॉडी इसकी यूनिसेलुलर होती है और ये होस्ट की एपिडर्मिस पे पाया जाता है। इसका एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर जो एंडोफिटिक रचना है पहले नग्न, ठीक है, पहले नग्न होती है यानी नेक्ड होती है, बाद में ये भित्ति द्वारा ढक दी जाती है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये बाद में भित्ति बनती है, पहले ये कैसी होती है, नेक्ड होती है, ये बाद में इसके ऊपर भित्ति बनती है। इसके बाद नेक्स्ट इसका लाइफ साइकिल कैसा होगा, जीवन चक्र की अगर हम बात करें, यहाँ पे एलिंगी और लिंगी प्रजनन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो टाइप की यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होती है सिनकाइटियम के अंदर। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यहाँ पे बेसिकली जू स्पोर्स प्रोड्यूस होती है। आलू का जो ट्यूबर होता है, ठीक है, अब ट्यूबर हमें पता है वो कहाँ होता है, वो धरती के अंदर होता है, यानी पृथ्वी के भीतर होता है। तो पृथ्वी के भीतर ही एक पक्ष्म वाले यूनिफ्लैजिलेट चल जन्युन जूस्पोर द्वारा आक्रमित या फिर इन्फेक्टेड हो जाता है। अब ऐसा है, ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है, जैसे ये क्या हो गई, ये सोइल हो गई, यहाँ पे पोटैटो नीचे की तरफ होते हैं, तो कुछ जो पोटैटो है ये इसके ऊपर वार्ट जो डिजीज है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये पोटैटो यहाँ पे क्या करेगा, इसके जो ये डिजीज है वो
क्या कर देगा यहाँ पे, ये डिजीज जो फ्रेश होगा यहाँ पे पोटैटो उसके अंदर ट्रांसमिट कर देगा, फिर उसको इन्फेक्ट कर देगा। तो ये जो इससे जूस पोर्स निकलेंगे, वो जूस पोर क्या करेंगे, इस हेल्दी पोटैटो को इन्फेक्ट कर देंगे, और ये भी कैसा हो जाएगा, ये भी डिजीज्ड हो जाएगा। तो ये जो जूस पोर है, ये कैसे आक्रमित करते हैं या फिर कैसे ये इन्फेक्ट करते हैं, और इनके अंदर एक पक्ष्म होता है, ठीक है। जूस पोर के पास ये एक फ्लैजेला देखने को मिलता है। ये जो चल जन्य जूस पोर होते हैं, पानी की पतली भित्ति यानी थिन फिल्म में तैरते रहते हैं, तथा ये आक्रमणित आलू से आते हैं, ठीक है। हमने बात की थी जो एक यहाँ पे ऑलरेडी डिजीज्ड है, ठीक है, ऑलरेडी डिजीज्ड है, उससे ये जूस पोर्स आएंगे। और ये जूस पोर्स जो है ये तैरते हैं, क्योंकि इनके पास एक फ्लैजेला होता है, यूनिफ्लैजिलेट होते हैं, एक फ्लैजेला होता है, उसकी हेल्प से तैरते हैं। और तैरते तैरते ये कहाँ पहुंच जाते हैं, एक हेल्दी पोटैटो के पास पहुंच जाते हैं। इस प्रकार पानी की सतह पर ये चल जन्यु जूस पोर्स पहले से उपस्थित रहते हैं, तथा स्वस्थ आलू के स्तंभ पर आक्रमण यानी इन्फेक्शन कर देते हैं, ठीक है। पहले से होते हैं तो ये क्या कर देते हैं, जो भी नया वहां पे हेल्दी होगा पोटैटो होगा, उसको ये इन्फेक्ट कर देंगे। अब ये जो जूस पोर्स है, होस्ट के बाह्य स्तर को भेद कर, जो होस्ट होगा, ठीक है, ये होस्ट है, जैसे कि होस्ट की एपिडर्मिस की सेल है, इसको पेनिट्रेट करते हैं, इसको भेदते हैं ये, ठीक है। पेनिट्रेट करके होस्ट का जो टिश्यू है उस तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये क्या कर जाएंगे, होस्ट का जो अंदर का टिश्यू है उस तक पहुंच जाएंगे, और पक्ष्म फ्लैजिलम बाहर रह जाते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे ये जो है, ये पक्ष्म था इसके पास, और ये जब अंदर की साइड चला गया है, तो इसका जो पक्ष्म था वो क्या हो गया, यहाँ से हट गया है। तो इसके बाद जो होस्ट सेल होगी नई वाली, वो इन्फेक्ट हो जाएगी, ठीक है, वो इन्फेक्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, जो इन्फेक्टेड पोटैटो होते हैं उनके अंदर जो है यानी उनके अंदर इन्फेक्शन ऑलरेडी है, तो वहां से जूस पोर्स निकलते हैं, और ये जो स्पोर्स जो है पानी में तैरते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिफ्लैजिलेट, जो पक्ष्म है इनके पास, या फिर जो एक फ्लैजिला है उसकी हेल्प से। और इसके बाद तैरते तैरते कहाँ चले जाते हैं, कि हेल्दी आलू के पास चले जाते हैं, हेल्दी पोटैटो के पास चले जाएंगे, और उस पोटैटो से ये क्या करेंगे, उस पोटैटो की एपिडर्मिस से ये क्या करेंगे, एपिडर्मिस को भेदेंगे यानी पेनिट्रेट करेंगे। और पेनिट्रेट जब ये करेंगे नेक्स्ट स्टेज के अंदर, तो ये जो यहाँ पे सिन क्राइटेरियम है वही एंटर करेगा, यानी कि या फिर जूस पोर है वही एंटर करेगा, इसका जो पक्ष्म है या फिर फ्लैजेला है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो हट जाएगा, फिर वो प्रवेश नहीं करता है, वो बाहर रह जाता है। और इसके बाद ये क्या कर देगा, उस हेल्दी पोटैटो को भी ये क्या कर देगा, इन्फेक्टेड कर देगा। यह जूस पोर पोषिता यानी होस्ट ऊतक के अंदर साइज में बढ़ता है। अब यहाँ पे आने के बाद, इसके अंदर आने के बाद यहाँ पे ये क्या करेगा, होस्ट सेल के अंदर ये जो पैरासाइट है वो अपने साइज को इंक्रीज करेगा, साइज के अंदर बढ़ जाएगा, और चारों ओर दो स्तरीय यानी टू लेयर भूरे रंग की भित्ति बना लेता है, ठीक है। अपने अराउंड क्या कर लेगा, गोल्डन ब्राउन कलर की दो स्तरीय टू लेयर्ड एक भित्ति बना लेगा, ठीक है। टू लेयर्ड एक भित्ति यहाँ पे, एक वॉल यहाँ पे फॉर्म कर लेगा। इस अवस्था को समर स्पोर बोलते हैं, ठीक है, इसको समर स्पोर कहा जाता है। एंड इसी बीच में जो पोषिता कोशा है यानी होस्ट सेल है, अपने आकार या साइज में बढ़ जाती है। अभी जो होस्ट सेल थी वो भी क्या करेगी, अपने साइज में बढ़ना स्टार्ट कर देगी, और हाइपरट्रोफी, ठीक है, हाइपरट्रोफी पैदा कर देती है, यानी अपने साइज से ज्यादा बड़ी हो जाती है, तथा बाह्य स्तर यानी एपिडर्मल कोशिकाएं और जो इसके अंदर कोर्टिल होता है, कोर्टिल जो कोर्टिकल सेल्स होती हैं वो भी विभाजित हो जाती है, ठीक है, जो सेल होंगी इसके अराउंड। अब एक तो यहाँ पे थी, जैसे कि ये होस्ट हो गया, होस्ट के अंदर ये यहाँ पे ये एंटर किया था जूस पोर, ठीक है, ये पैरासाइट एंटर किया था, ये अपने साइज के अंदर बढ़ेगा। उसके बाद ये जो होस्ट की सेल है वो भी बढ़ेगी, और इसके बाहर, इसके अंदर, इसके बाह्य स्तर पर जो एपिडर्मल कोशिकाएं हैं और इसके अंदर यहाँ पे कोर्टिल कोशिकाएं होती है, वो भी क्या करने स्टार्ट कर देंगी, वो विभाजित होना स्टार्ट कर देंगी। इसके फलस्वरूप जो पोषिता आलू है, होस्ट पोटैटो है, उसका कुछ भाग फूलकर ट्यूमर्स बना लेता है, ठीक है, इसका ही कुछ भाग फूलकर क्या बना लेगा,
ट्यूमर्स बना लेगा और यह बीमारी का मुख्य लक्षण है, क्योंकि इनके अंदर यहाँ पे ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, वही इसका क्या है कि मुख्य लक्षण है, मुख्य लक्षण वही होता है। तो सबसे पहले जूस्पोर्स इन्फेक्टेड, जो भी इन्फेक्टेड पोटैटो है उससे आएंगे। फिर ये इन्फेक्टेड पोटैटो से आके ये इसका फ्लैजेला की हेल्प से यूनिफ्लैजिलेट होते हैं, ये यूनिफ्लैजिला की हेल्प से ये थिन फिल्म ऑफ वाटर के अंदर तैरेंगे और ये पहुंच जाएंगे किसी हेल्दी पोटैटो के पास पहुंचने के बाद ये अब उस हेल्दी पोटैटो के अंदर पेनिट्रेट करेंगे, उसकी एपिडर्मिस को पेनिट्रेट करेंगे। तो एपिडर्मिस को जब पेनिट्रेट करेंगे, इनका ये जो फ्लैजिला है वो बाहर रह जाएगा, सिर्फ यहाँ पे ये जो पैरासाइट है वो एंटर कर जाएगा। एंटर करने के बाद अब जो यहाँ पे पैरासाइट था वो अपने साइज में बढ़ेगा और जो होस्ट सेल है वो भी अपने साइज में बढ़ेगा। एंड होस्ट सेल के पास यहाँ पे दो टाइप की सेल्स होती है, यानी कि दो टाइप की सेल्स में अगर हम बोले एपिडर्मल और जो कोर्टिल सेल्स होती है वो विभाजित होना स्टार्ट हो जाती है और विभाजित होने के बाद वो एक मास बना लेती है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको ट्यूमर बोलते हैं। और ये जो है जो ये डिजीज है इसका ये एक मुख्य लक्षण। नेक्स्ट चीज में यहाँ पे जो समर स्पोर बने थे, अभी यहाँ पे ठीक है, जो समर स्पोर्स बने थे इस समय तक आक्रमित कोशिका यानी इन्फेक्टेड होस्ट कोशा में रहते हैं। अभी तक ये किसके अंदर है, होस्ट कोशा के अंदर ही है। जब इसकी समर स्पोर बाह्य भित्ति आउटर वॉल फटती है, अब इस स्पोर की जो बाह्य भित्ति जो है वो फट जाएगी तो जो अंत्य भित्ति है वो थैले सैक लाइक रचना के रूप में बाहर आ जाती है। बाहर कैसे आएगी, जैसे ये होस्ट सेल थी, होस्ट सेल के अंदर ये जू स्पोर या फिर समर स्पोर है, ठीक है, ये समर स्पोर है। अब इसके अंदर यहाँ पे समर स्पोर के बाहर, ठीक है, समर स्पोर के बाहर, क्योंकि हमने बात की यहाँ पे दो लेयर्ड वॉल बना लेता है ये, तो इसमें से जो इसकी बाहर वाली है वो रप्चर हो जाएगी, यानी कि वो क्या हो जाएगी, वो फट जाएगी। अब इसके अंदर वाली वॉल है वो रह जाएगी और अंदर वाली वॉल जो है एक सैक लाइक रचना के रूप में होती है। अब सैक लाइक रचना के रूप में ये सेल के अंदर ही होती है, ठीक है, सेल के ये अंदर ही होगी, लेकिन ये क्या होगी, इसके अंदर जो आउटर लेयर थी वो रप्चर हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये क्या है, जो होस्ट सेल है उसके अंदर ही प्रेजेंट है। इस वेसिकल में प्रोटोप्लास्ट, यानी ये जो अब बचा है, अब यहाँ पे बच गया है, एक तो ये वॉल बच गई है और इस वॉल के अंदर जो है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इस वॉल के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है समर्स। एंड यहाँ पे ये जो है ये क्या है, यहाँ पे ये एक आउटर लेयर यहाँ पे है, ठीक है, ये एक आउटर लेयर है जो किसकी है, होस्ट की है। अब इसके अंदर, इस सेल के अंदर जो यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट है, जो यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट है, और जो ये प्रोटोप्लास्ट है एक नाभिक में चला जाता है, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट क्या चला जाएगा, एक न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा और इसका नाभिक मल्टी न्यूक्लिएट प्रोसोरस एक विखंडित सेगमेंटेड रचना बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक प्रोसोरस बन जाएगा। लाइक इसके अंदर अगर हम देखें, ये जो यहाँ पे था ये इसके अंदर चला गया है, इसके अंदर जाने के बाद अब ये क्या करेगा, यहाँ पे ये प्रोसोरस बन गया है और ये यहाँ पे क्या है, इसका जो नाभिक है वो मल्टी न्यूक्लिएट बन जाता है। नेक्स्ट स्टेज में यहाँ पे प्रत्येक खंड यानी जो चैम्बर होगा उसके अंदर 4 से 9 तक नाभिक होते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, 4 से 9 तक नाभिक होते हैं तथा ये परस्पर विभाजन द्वारा प्रत्येक सेगमेंट में लगभग 200 से 300 नाभिक हो जाते हैं, ठीक है, हर एक सेगमेंट के अंदर। अब ये इनके अंदर डिवीजन होगी और डिवीजन होने के बाद यहाँ पे लगभग प्रत्येक सेगमेंट के अंदर 200 से 300 नाभिक बन जाते हैं। प्रोसोरस का प्रत्येक खंड यानी सेगमेंट बीजाणुधानी यानी स्पोरेंजियम अथवा युग्मक धानी यानी गैमेटेंजियम में परिवर्तित या फिर डेवलप हो जाता है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये लाइक यहाँ पे ये डिवाइड होने के बाद ये क्या बना लेगा, एक ये यहाँ पे स्पोरेंजियम बना लेगा और या फिर हम इसको बोल सकते हैं गैमेटेंजियम बना लेगा।
ठीक है, एक और स्ट्रक्चर बना लेगा, जैसे कि ये यहाँ पे बन गया है एक जूस पोरेंजिया बन गया, तो ये जूस पोरेंजियम या फिर गैमेटेंजियम यहाँ पे बना लेता है। अब जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां यानी फेवरेबल पीरियड्स आएंगे, तो इन फेवरेबल सीजन या फिर फेवरेबल पीरियड के अंदर बीजाणुधानी स्पोरेंजियम उत्पन्न होती तथा प्रोसोरस के प्रत्येक कण यानी सेगमेंट में एक पक्षमाले यूनिफ्लेजिलेट चल जन्नु यानी जूस पोर में परिवर्तित हो जाते हैं। अब ये जो यहाँ पे डिवाइड हुए थे जूस स्पोरेंजियम के अंदर, तो ये जूस स्पोरेंजियम के अंदर ये ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर यानी जूस पोर्स यहाँ पे ये बन जाते हैं। एंड अगेन ये कैसे होते हैं, ये भी यूनिफ्लेजिलेट होते हैं। ये जलजन्यु बीजाणुधानी स्पोरेंजियम से मुक्त होकर पानी में तैरते तथा नए यानी स्वस्थ जो हेल्दी पोटैटो के ट्यूबर को क्या कर देंगे, इन्फेक्ट करते हैं। जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो एक इन्फेक्टेड जूस पोर आएगा और वो हेल्दी को यहाँ पे इन्फेक्ट करेगा, तो वो जो इन्फेक्टेड है वो कैसे बना है, वो स्टेजेस हमने यहाँ पे देख ली है। ठीक है, वो स्टेजेस हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिन क्राइटेरियम के अंदर प्रतिकूल परिस्थिति यानी जब यहाँ पे अनफेवरेबल पीरियड्स होते हैं तथा पानी की कमी में प्राय लैगिंग प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्योंकि जब पानी होता है तो उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जूस पोर्स बनते हैं वो आसानी से तैर के किसी दूसरे को इन्फेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती है उस टाइम पे पानी की कमी होती है और ये क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। इस विधि में भी प्रोसोरस जो बना था, ठीक है, प्रोसोरस का निर्माण एवं इसमें विखंडन यानी सेगमेंटेशन होता है, जैसे कि एलिंगी प्रजनन में होता था। ठीक है, जैसे उसके अंदर प्रोसोरस बना था वैसे इसके अंदर भी प्रोसोरस बनता है। अब यदि परिस्थितियां प्रतिकूल हैं तथा पानी की कमी है तब प्रोसोरस की जो युग्मक धानी यानी कि गैमेटेंजियम में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, प्रोसोरस जो है प्रोसोरस जो है जो स्प्रेंजियम या फिर गैमेटेंजियम में बन के उसके अंदर जूस पोर्स बने थे, अब ये जो है ये गैमेटेंजियम के अंदर बन जाता है। अब जो प्रोसोरस था वो गैमेटेंजियम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा फिर डिवेल्प हो जाएगा। ठीक है, गैमेटेंजियम के अंदर ये डिवेल्प हो जाएगा। इसमें युग्मक गैमीट एक पक्ष वाले यानी यूनिफ्लेजिनेट और चल यानी कि मोटाइल होते हैं। देखो, अगर फ्लेजेला है तो मोटाइल होंगे ही। ठीक है, फ्लेजेला है तो मोटाइल होंगे ही और होते हैं या युग्मक धानी में उत्पन्न होते हैं। एंड जो यहाँ पे गैमेटेंजियम है, युग्मक धानी है, उसके अंदर ही ये जो गैमीट है वो बनेंगे। सबसे पहले प्रोसोरस था, प्रोसोरस जो है वो गैमेटेंजियम में बन गया, डिवेल्प हो गया और इस गैमेटेंजियम के अंदर गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, जैसे स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बने थे वैसे ही गैमेटेंजियम के अंदर यहाँ पे क्या बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे युग्मक या फिर गैमीट्स बनेंगे। इसमें युग्मक गैमीट्स चलजन्यु जूस पोर्स से कुछ छोटे छोटे होते हैं। जो जूस पोर्स थे उससे ये जो युग्मक या फिर गैमीट्स होते हैं ये साइज के अंदर छोटे होते हैं। सभी युग्मक एक समान होते हैं, अर्थात ये सम युग्मक यानी कि आइसोगैमस टाइप की यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी जाती है। अब अगर हम इसको स्टेजेस में देखें, सबसे पहले यहाँ पे होस्ट सेल थी। ठीक है, होस्ट सेल से जूस पोर्स निकले, इसके बाद यहाँ पे जो है होस्ट सेल आई, फिर ये जो है ये गैमेटेंजियम बना। ठीक है, गैमेटेंजियम बनने के बाद यहाँ से ये जो गैमीट्स है इसके अंदर ही गैमीट्स बनेंगे, फिर गैमीट्स का फ्यूजन होगा, देन फ्यूजिंग गैमीट्स, देन जाइगोट बनेगा, फिर डिप्लॉयड न्यूक्लियस एंड ये जो है रेस्टिंग विंटर स्पोर बन जाएगा, फिर मियोसिस होगी और फिर से ये जो है अपनी स्टेजेस कंटिन्यू करेगा। तो इसके अंदर अगर हम देखें नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, ठीक है, जो यहाँ पे हमने देख लिया कि आइसोगैमस टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और दो विभिन्न प्रकार के युग्मक यानी गैमीट्स जो पृथ्वी के अंदर यानी धरती के अंदर जो पोटैटो होते हैं, तो पृथ्वी के अंदर जो इसकी पोषिता चल यानी होस्ट सरफेस की पानी की झिल्ली वाटर फिल्म में परस्पर गलन फ्यूजन द्वारा युग्मनस यानी कि जाइगोट बन जाता है। ये यहाँ पे इनके अंदर फ्यूजन हुआ है, फ्यूजिंग गैमीट्स है और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे जाइगोट बन जाएगा और ये क्या है, होस्ट की एपिडर्मिस है। इसके बाद जो जाइगोट बना है वो डिप्लॉयड कोशा बड़ी होती तथा पोषका से उत्तक यानी होस्ट टिश्यू में अपने आप को धसा यानी ब्यूरिड कर लेती है। अब ये क्या कर रही है, अपने आप को इसमें ब्यूरिड कर रही है। अब या फिर हम यहाँ पे देखें ये अपने आप को ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो है इसके अंदर ब्यूरिड कर रहा है, इसके अंदर इसको अपने आप को धसा रहा है।
अपने चारों ओर ये टू लेयर्ड भित्ति यानी वॉल उत्पन्न कर लेता है। इसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे अपने चारों ओर ये क्या कर लेगा, टू लेयर्ड वॉल यहाँ पे ये उत्पन्न कर लेगा। इस अवस्था को रेस्टिंग स्पोर यानी कि इसको विश्रामी बीजाणु या अथवा शरद बीजाणु यानी विंटर स्पोर कहते हैं। जैसे कि समर स्पोर बने थे, वैसे यहाँ पे ये क्या बन जाता है, टू लेयर्ड वॉल बना के ये रेस्टिंग विंटर स्पोर बन जाता है। यह सर्द ऋतु यानी विंटर जो सीजन, अब जितने टाइम पे विंटर चलेंगी, सर्दियां चलेंगी, तब तक ये क्या होता है, अक्रियाशील होता है, यानी कि ये कोई हरकत नहीं करेगा, ये बिल्कुल एक तरह से हम बोल सकते हैं रेस्टिंग स्टेज पे ही रहेगा। अब विंटर के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, स्प्रिंग सीजन आएगा। तो उस वसंत ऋतु के अंदर इसका जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस, पहले मियोसिस तथा बाद में साधारण विभाजनों द्वारा सिंपल डिवीजन द्वारा बहुत से नाभिकों में विभाजित हो जाता है। पहले तो ये क्या करेगा, मियोसिस करेगा, मियोसिस से ये जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस था वो हैप्लॉइड हो जाएगा, और फिर इसके बाद ये बहुत सारी सिंपल डिवीजन करेगा, साधारण विभाजन करेगा, जिससे यहाँ पे क्या होगा, ये बहुत सारे नाभिकों के अंदर विभाजित हो जाता है। प्रत्येक नाभिक इस प्रकार अगुणित यानी हैप्लॉइड होता है, और प्रत्येक नाभिक अपने चारों ओर प्ररस एकत्रित कर लेता है, यानी कि ये अपने चारों ओर यहाँ पे इसने क्या स्टार्ट कर दिया है, इकट्ठा करना, प्रोटोप्लाज्म इसने इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया है। और ये कैसे होते हैं, यूनिफ्लैजलेट चल जन्नु होते हैं, और बाह्य भित्ति के फटने से ये मुक्त हो जाते हैं। जैसे ये बाह्य भित्ति फटेगी, इससे ये क्या हो जाएंगे, ये मुक्त हो जाएंगे, और ये धरती के अंदर यानी जल, जो पृथ्वी के अंदर भीतर जल है, वहां पे जो जल की सतह है उसमें तैरने लग जाते हैं। और फिर उचित स्वस्थ पोषित यानी हेल्दी होस्ट आलू पोटैटो मिलने पर ही उस पर आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, उस पर क्या कर देंगे, आक्रमण कर देंगे। इस प्रकार इसका जीवन कर्म जो है वो चलता है। ठीक है, इसकी लाइफ साइकिल जो है वो चलती है। तो सबसे पहले हमने देखा था यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जू स्पोर्स क्या कर रहे थे, वो एक हेल्दी पोटैटो को इन्फेक्ट कर रहे थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे जो यहाँ पे बन गया था प्रोसोरस, उससे यहाँ पे गैमिटेंजियम बनेगा, फिर गैमिटेंजियम के अंदर हैप्लॉइड गैमीट बनेंगे, देन इनका फ्यूजन होगा, फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट जो है होस्ट सेल के अंदर धस जाएगा, अपने आप को ब्यूरिड कर लेगा। ब्यूरिड करने के बाद ये क्या बन जाएगा, एक रेस्टिंग स्पोर बन जाएगा, और यह अपने अराउंड 2 लेयर्ड या फिर 2 लेयर्ड सेलवोल या फिर भित्ति जो है अपने डिवेल्प कर लेगा। और ये जो विंटर सीजन होगा उसमें क्या करेगा, अक्रियाशील होगा। जैसे ही स्प्रिंग सीजन वसंत ऋतु आएगी, वापिस से क्रियाशील हो जाएगा, और इसके अंदर मियोसिस होगी। मियोसिस से क्या होगा, जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है वो हैप्लॉइड के अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे फिर सिंपल डिवीजन होगी, जिससे यहाँ पे छोटे छोटे हैप्लॉइड या फिर अगुणित हैप्लॉइड न्यूक्लियाई वाले जो एक तरह से बोल सकते हैं स्पोर्स टाइप स्ट्रक्चर बन जाते हैं। अब इनके बाहर जो है प्ररस इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि प्रोटोप्लाज्म इनके अराउंड आ जाएगा, और इनके अंदर एक पक्ष बन जाता है, और ये क्या बन जाते हैं, ये जू स्पोर्स बन जाते हैं। अब इसके अंदर ये जो वॉल थी इसकी, ये फट जाएगी, और वॉल फटने के बाद ये क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, और बाहर जाने के बाद जो इसकी भीतर जल की जो सतह है, वाटर फिल्म है, वाटर फिल्म पे ये क्या करेंगे, वाटर फिल्म पे तैरेंगे, और जैसे ही इनको एक हेल्दी होस्ट मिलेगा, एक हेल्दी पोटैटो मिलेगा, उस पर ये इन्फेक्शन कर देंगे, या फिर उसके ऊपर ये धावा बोल देंगे। ठीक है, उसके ऊपर आक्रमण कर। तो ये इस वे में इसके अंदर क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। जो सोलिनम ट्यूब्रोसम होता है, ठीक है, सोलिनम ट्यूब्रोसम क्या है, आलू का ही साइंटिफिक या फिर बोटेनिकल नेम होता है। तो ये जो पोटैटो होता है, इसके अंदर ये जो सिंट क्राइटेरियम है, ये जो फंजाई है, ये क्या होता है, ये इसके लिए मतलब कि जो ये एक पैरासाइट है, और ये जो पोटैटो है वो क्या है, एक होस्ट है। ठीक है, पोटैटो क्या है, यहाँ पे पोटैटो एक होस्ट है, और जो यहाँ पे सिंट क्राइटेरियम है वो क्या है, एक पैरासाइट है। तो जो सिन क्राइटेरियम है कवक आलू पर ब्लैक वॉट बीमारी यानी कि ब्लैक वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो उत्पन्न कर देता है। वहां पे एक बहुत सारा ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगा, और उसी को क्या बोला जाता है, ब्लैक वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो। अब यह कवक जो है पोषित उत्तक यानी होस्ट टिश्यू में बाह्य स्तर रोग यानी एपिडर्मल सेल्स के अंदर
द्वारा प्रवेश करती है। तो इस बीमारी की रोकथाम करने के लिए निम्न उपाय करने चाहिए, यानी कि जो ब्लैक वर्ड डिजीज है पोटैटो की, उसके लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। इसके अंदर जो पैथोजेंस होती हैं उसको प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, और जो प्रतिरोधी किस्में होती हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। वो क्या कर सकती है, इस पैरासाइट के लिए रेजिस्टेंट होती है। अब जब आलू बोते हैं उस समय अच्छे किस्म के स्वस्थ आलूओं का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर पहले से इन्फेक्टेड है तो वो दूसरे आलूओं को भी खराब कर देगा, खुद तो खराब हो ही जाएगा। कुछ रासायनिक पदार्थों यानी केमिकल्स का प्रयोग भी इस बीमारी की रोकथाम के लिए करना चाहिए। तो ये कुछ इस बीमारी के जो ब्लैक वर्ड डिजीज है पोटैटो की, उसकी रोकथाम के लिए यहाँ पे उपाय है। तो इनकी हेल्प से क्या की जा सकती है, जो ब्लैक वर्ड डिजीज है पोटैटो की वो रोकी जा सकती है। तो यहाँ पे हमने सिंक क्राइटेरियन के बारे में डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।